Let us begin with our quick revision. In our today's and in fact the last class of your class, that is your last lesson, we will be revising all the chapters from Vistas and of course the writing skills, and last but not the least some tips for your reading skills. You have been doing it, आप लोग करते ही रहे हो. It is just recollecting everything once again. We had a gap, आप लोग बाकी एग्जाम्स में थे, तो जस्ट उसको रिकलेक्ट करने के लिए वी विल बी क्विकली रीकैपिंग एवरीथिंग. राइट नाउ, इन द लास्ट क्लास, जो हमारी कल क्लास हुई थी, आई टोल्ड यू दैट व्हेन यू आर डूइंग द चैप्टर्स, व्हेन यू आर समराइजिंग, व्हेन यू आर लर्निंग, व्हेन यू आर राइटिंग और आइडेंटिफाइंग एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को, तो हमारे पास दो चीजें हमेशा रहती हैं कहीं पर भी. wherever you are writing the answers, you should have one thing in your mind, the keywords. यानी उस, या तो आपके पास वो क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होता है, हम उस मीनिंग को समझते हैं, वी जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड हम उसको समराइज करते हैं, बट क्वेश्चन जब आता है तो उस वर्ड को लेकर आता है. थीम, मैसेज, these are the two important elements of any chapter. And from the second book, that is हमारा supplementary जो book है, उसमें से you may be having the characters also, because the chapters are based on the characters. चाहे वो थर्ड लेवल में चार्ली हो, टाइगर किंग का टाइगर हो, एनिमी चैप्टर के अंदर जो डॉक्टर सदाऊ हो या उसकी वाइफ हो, all the chapters have one character which is important. तो जब आप विस्तास की रिवीजन कर रहे हो या कर चुके हो तो भी जस्ट गो थ्रू द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोटेजोनिस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर्स. लाइक ऑन द फेस ऑफ इट में हमारे पास मिस्टर लैम्बन डेरी है, देन बामा एंड जितकलासा. तो सारे के सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इन पर हमें ध्यान करना है. ठीक है. सो द फर्स्ट चैप्टर इन दिस revision is the third level, written by Jack Finney. And as you know, this chapter is all about escapism. इसका जो main हमारा theme है वो है escapism. Remembering the past, nostalgia. Second is the impact of stress and modern anxieties. These are all the themes. Main हमारा third level जो हमारा आंसर आता वो है escapism. And the blurred boundary between fantasy and reality. As we know that the chapter is around a man called Charlie, जो कि 31 years का है, who is working, जिसका pre-World War, the time was very good. जब वो छोटा भी था, सबसे बड़ी बात होती है जब हम बचपन में होते हैं ना, तो हमें बड़े होने की बहुत जल्दी होती है, बट जब हम बड़े होते हैं ना तब हमें वापस जाने हम चाहते हैं, बिकॉज जो हमारा चाइल्डहुड होता है ना, दैट्स अ केयर फ्री टाइम. नाउ ही वांट्स टू एंजॉय हिज लाइफ एज ही हैड इन हिज चाइल्डहुड. तो एक दिन, वन डे, ही imagines, he hallucinates. आपको यहाँ पर जो वर्ड यूज करना है, imagine, hallucinate, ये वर्ड यूज कर रहे हैं क्लास 12. मैं साथ साथ में आपको कुछ वर्ड्स बोलती जा रही हूँ, यू कैन नोट इट डाउन. वो hallucinate करता है that he has seen a third level in the railway platform. जबकि in the reality, जो आपके स्टार्टिंग में आता है कि द रेलवे के जो अथॉरिटीज हैं, दे विल टेक द ओथ, वो लोग प्रॉमिस करेंगे, कसम खाएंगे that there are only 2 levels. मतलब इन द रियलिटी there are only 2 levels, बट उसको ऐसा लगता है he has all gone और अंडरग्राउंड की तरफ गया है, where he had a third level envisaged. और उस लेवल के अंदर उसको ऐसा लगता है that he has seen the locomotives, the things which were there in the olden times, जो पहले जमाने में होता था. And out of his curiosity, he has taken out the money from his pocket, tried to take the ticket which he could not get.
When he comes back and shares his experience with his friends and his wife, तो उसकी वाइफ वरी करती है, as his doctor advises that he had a, this is not something, ये उसका स्ट्रेस है ना। उसकी जो वाइफ है वो स्ट्रेस को लेकर, शी इज बीइंग अ वाइफ, शी इज कंसर्न, लेकिन वो समझाता है दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, वॉर, वरीज, तो ऐसा होता है। लेटर ही ऐसा उसको महसूस होता है दैट द साइकियाट्रिस्ट, बेटा साइकोलॉजिस्ट मत लिखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, राइट? देयर विल बी मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। उसका जो फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट है वो भी कई दिनों से गायब है, और उसको ऐसा लगता है कि मे बी ही हैज फाउंड दैट थर्ड लेवल एंड ही हैज गॉन टू दैट प्लेस विच वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस, लेजरली इवनिंग्स। इसके अंदर आपके क्वेश्चंस के अंदर व्हाट इज द थर्ड लेवल ऑल अबाउट, मॉडर्न डे स्ट्रेस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट डे कवर, दैट वाज एक हॉबी, जो लोग स्टैम्प कलेक्शन रखते हैं, और उस वक्त में when he was young, when he was a child, he used to have this stamp collection, और एक प्रोसेस होता था which was called as collecting the first day stamp when it is issued and sending it to self address to mark the date. That was first day cover. लेकिन उसको एंड में वो फर्स्ट डे कवर जो है खाली नहीं मिलता है, he doesn't find it blank, he finds the letter from Sam, but that is again his imagination, because third level exist करता ही नहीं था, that is the main thing, right? तो जो वर्ड्स इसके अंदर आपको मिल सकते हैं, टाइम ट्रैवल, नोस्टैल्जिया, एस्केपिज्म, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, these are some of the words that you can find from this chapter, and most probably you may be having the RTC from this chapter. Second, इस चैप्टर को हम बोलते हैं सेटायर, SATIRE, सेटायर मीन्स किसी भी चीज पर ताना कसना, व्यंग्य कसना। It is all about people who are in power, arrogant, irony, man versus nature, ecological balance, ये सारे इसके थीम आ जाते हैं। There was one question during our एक हमारा सेशन हुआ था, उसके अंदर था from this chapter, and that chapter was that the Maharaja was deceit and arrogant, justify, मतलब उसके कैरेक्टर स्केच को हमें जस्टिफाई करना था, that he was arrogant and deceit, मतलब धोखा दिया था उसने, वो मतलब कि he was very arrogant. तो you have to take up the examples कि जगह जगह पर उसने अपने एरोगेंस को, अपने पावर को कैसे मिस यूज किया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो। द मेन कैरेक्टर फ्रॉम दिस चैप्टर इज द महाराजा, जो कि एक मतलब कि हु बिकम्स द किंग ऑफ अ fictitious kingdom called Pratibandhapuram. And being ये जो chapter है, it has been written at the time when these kinds of kingdoms were partly not provincial but princely थे, and they were under the British rule. अब there is a prophecy in the very very beginning when the child is born, इसमें से आपका क्वेश्चन आता है, and it is said that the child will die. So it is said there was a miracle in the court and the 10-day-year infant spoke up, जो कि आपको भी पता हो नहीं सकता है, and he questioned the prophet, जो astrologers थे, कि what will be the mode of his death. And when he is told that it is the tiger which will be the reason for his death, तो वो जो है उस प्रोफेसी को wrong prove करने के लिए he takes the oath, and then he makes all the arrangements जिससे कि वो टाइगर को हंट करे। फर्स्ट he makes a prophecy proclamation, आपके पेपर में आ सकता है, that no one can even throw a stone at the tiger, but he had the power, क्योंकि वो अपने लिए कर रहा है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है, and in this manner he tries to kill the tigers in his vicinity.
ड्यूरिंग दिस एक्सपेडिशन, उसके इस मतलब कि एक्सपेडिशन के दौरान he also has to encounter the British officer who intends to kill a tiger. वो रिफ्यूज कर देता है. He at least wants to take a photograph along with the dead body of the tiger. उसके लिए भी वो रिफ्यूज करता, but he is in the danger of losing his throne. ये क्वेश्चन इस चैप्टर से 1000 बार आ चुका है. A very repeated question. So when he angers the officer, तो उसको बचाने के लिए, to console him, he has an मतलब कि वो एक सजेशन लेता है अपने दीवान से and brings some diamond jewels from a Kolkata jeweler and he presents it to his wife. उसको लगता है कि she will be keeping some of the jewels and returning back others, but she takes everything and sends a thank note. Though he has misused the power, misused the money of the kingdom, yet he is happy that he has saved the kingdom. Then उसका जो next plan होता है, for his tiger expedition he wants to get married, और he wants to get married to a girl जिसके kingdom के अंदर जो है tigers ज्यादा है. Thus the divan again is मतलब कि assigned this duty and उसकी शादी हो जाती है. Again, whenever he goes to his in-laws place, he kills some tiger, and in this manner 99 tigers are killed. लेकिन उसका सारा का सारा desperation, परेशानी होती है वो 100th tiger, and in this arrogancy, in his desperation, he makes wrong decisions. First of all, he जब उसको बोलते हैं एक विलेज वाले that they have a doubt that there is a tiger in their village, तो कहता है वो टैक्स फ्री कर दो. And when he doesn't find it, वो टैक्स को डबल कर देता. Anyway, the divan arranges the 100 tiger. ये पेपर में आया हुआ है. The tiger is a very old and weak tiger, and महाराजा उसको जो है मार देता है. But actually, he has not killed the weak tiger, only fainted. Later on, the tiger was killed by his courtiers. After killing this, मतलब assuming that he has killed, वो अपने टाइगर के साथ में खेल रहा था, वुडन टाइगर के साथ में, अपने बच्चे के साथ में. एंड एट दैट टाइम ही कम्स टू नो दैट वो जो है, सॉरी, एक स्लिवर जो है दैट इज पियर्स्ड इनटू हैव. इसमें आप लोगों को वर्ड SLIVER स्लिवर लिखना है क्लास 12. एंड अल्टीमेटली the irony is that sliver causes septic, and even though he was operated, but he dies. The 100 tiger, though it was a wooden tiger, yet it took its revenge. इसका 5 मार्कर क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है. ये आपको तब से लिखना है जब उसने 100 टाइगर मारने के बाद वो वुडन टाइगर के साथ खेलता है, वहां से you have to start the answer. So the keywords are prophecy, irony, excessive pride, arrogance, superstition, destiny. These are some of the important keywords. The third chapter, Journey to the End of the Earth, may be a question in the form of diary entry, letter writing, article writing, since it is talking about environment. हमारे एनवायरनमेंट के बारे में ये बात कर रहा है, इसीलिए दिस इज ऑल अबाउट, दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस कैन बी अ 5 मार्कर क्वेश्चन और एन RTC, क्योंकि दिस चैप्टर इज अ जनरलाइज्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. रिटन बाय तिशानी दोशी, जो कि अंटार्कटिका गई थी ऑन एन एक्सपेडिशन, और उस एक्सपेडिशन का नाम आपके 1 मार्कर क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम हो सकता है. एंड इट वाज लेड बाय ग्रीन जॉफ, हु बिलीव दैट सेलिब्रिटीज जो होते हैं दे ओनली हैव द शो, वो लोग सिर्फ दिखावट के लिए करते हैं. वेयरएज आपके जो बच्चे होते हैं दे आर द फ्यूचर जनरेशन, द फ्यूचर डिसीजन मेकर्स, so that is why they took it. ये इसका important question है. Now Antarctica, as she says, it is the coldest and driest and windiest continent, and it has been untouched by the humans. When she
goes there. So she has to pass over different time zones, water body, and ultimately when they reach, she feels that she is walking on a ping pong ball. ये उसके क्वेश्चन में आता है कि उसको कैसा महसूस हुआ था. There she could see the penguins, she could see the climate. अपने सामने ग्लेशियर्स जो है उनको मेल्ट होते हुए टूटते हुए उसने देखा था. So she says when we are sitting at our pace watching on the TV, it is just we don't have that effect. But when आप वहां जाते हो तो you really find that global warming is reality. And we need to look after the ecosystem. और उसके लिए she takes the example of photoplankton and she tells that कि उसको मतलब that is a micro organism, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं है तो the entire food cycle in that area will be affected. That is why the chapter ends with this quote that take care of the small things and bigger things will come into its place itself. छोटी छोटी चीजों को देखना हमारा मतलब कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो द थीम आई हैव ऑलरेडी सेट, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द नेचर, and you will be definitely you may be having a question in the 5 marker since it is dealing with one of the very important theme of today's life, what we call as global warming. The next chapter, that is the 4th chapter which we are going to do today, is the enemy. Starting में मैंने आपको एक बात बोली है क्लास 12. In all the chapters, you need to understand the characters from supplementary book. जैसे पहले वाले चैप्टर में थीम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, सेकेंड वाली बुक से कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. राइट. The chapter is all about Dr. Sadao Hoki, his wife, their servants, and about an American prisoner who had not deliberately, unintentionally fallen into their hands. So the story is all about a surgeon who is in the dilemma that whether he should go with the rules, what patriotism says, or he should go with his duty. तो यहां आपके चैप्टर के अंदर इसका क्लियर थीम है, ह्यूमैनिटी, पेट्रियोटिज्म, मॉरल डिलेमा, कंपैशन बियॉन्ड बॉर्डर्स. सबके आंसर सेम ही रहेंगे, ओनली द वे द वर्ड्स मे बी डिफरेंट. ह्यूमैनिटी सेज यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीवन एज ह्यूमन. अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया, आई ऑलवेज स्टैंड, मेरे पास जब प्रोफेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटी आता ना, मैंने हमेशा ह्यूमैनिटी को साथ दिया है. Unfortunately, that has been my weakest point also, and people think I'm mad. Some of the teachers tell me that, ma'am, you are not professional. First है तो पैसा लो, पूरा पैसा लो, इतना पैसा लो. Why do you think on the students' word? नहीं आते हैं छोड़ो. I always took it no. It's not like teaching. It is like we are in relation. तो एक डॉक्टर के लिए एक सबसे बड़ा जो उसके लिए ओथ होता है वो है he needs to understand the pain of his patient. उसके लिए पेट्रियोटिज्म, रिलेशनशिप ये मायने नहीं रखता. उसके सामने जो है वो है सिर्फ एक पेनफुल पर्सन. सेकेंड इज ये जो चैप्टर है दिस हैज बीन सेट एट द टाइम ऑफ वॉर. और वॉर के टाइम में हमारे लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब हमारा वॉर मतलब कि इफ इंडिया मतलब इफ वी टॉक अबाउट आवर ओन नेशन, व्हेन अ कंट्री इज गोइंग विथ वॉर, दैट्स द वर्स्ट टाइम. और उस वक्त में हमें अपनी कंट्री को ही सपोर्ट करना चाहिए. क्या किया जाए? एज अ डॉक्टर शुड ही सपोर्ट दैट पर्सन और नॉट? So this is all about Sadao, who had certain background. Pehla, he was a doctor.
Secondly, he was treating the general, the Japanese officer, who did not allow him to go with the troop, with the ship, because he was undergoing some illness. Thirdly, he was also perfecting some way to treat the wound. Next is that his father was a what we call as conservative Japanese. Even though Dr. Sadao got his he studied in America, but he never wanted that the Western culture should influence him. And that is why probably ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैं डाल रही हूँ. That is why probably even though he met Hana in America, but he was not in a hurry to marry her until his father approved her. ये क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है कि वो जल्दबाजी क्यों नहीं करता. Unfortunately, during the war, an American soldier comes there. He is wounded. He is unconscious. Now there is a dilemma what to do. But as a doctor, he takes up his moral duty as a doctor and treats that American prisoner. Even though he confesses this to his general, जिसको वो treat कर रहा है, लेकिन the general in his own pain, ये भी पेपर में आया है कि जनरल ने जानबूझकर किया था या कि फिर वो अपने ही पेन में ही वॉज एंगेज्ड. तो ही वॉज प्री ऑक्युपाइड. मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है क्लास 12? प्री ऑक्युपाइड. ही वॉज प्री ऑक्युपाइड इन हिज ओन पेन and therefore he doesn't help Dr. Sadao, though he promises him. Later on, when the general is unconscious because of the surgery, the doctor takes up a final solution and helps the prisoner of war to escape. He even arranges the boat, food and other things. तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो फाइनल सॉल्यूशन था, वाज दैट राइट? उसके अकॉर्डिंग तो इट वाज राइट. देन what were the implications of his action on the servants? उनके घर में सर्वेंट्स जो काम करते थे उन पर क्या implication था? तो the servants जो थे, they were against the doctor's decision because they only saw it in the narrow perspective. मैंने क्या वर्ड यूज किया है? नैरो पर्सपेक्टिव. उनकी जो सोच थी वो सिर्फ इतनी थी कि डॉक्टर जो है वो अमेरिकन को ट्रीट कर रहा है, वो डॉक्टर के उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रहे थे. सो व्हेन ही वाज ब्रॉट एंड व्हेन ही कन्फेसेस, तो वो जो है दे डिसअप्रूव. एंड लेटर ऑन द 7th डे, ये क्वेश्चन कई बार आया है, व्हाट टू थिंग्स हैपेंड ऑन द 7th डे. बहुत बार आया इस चैप्टर से. मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चंस हैव बीन इन द 2 मार्कर. 2 मार्कर वाले क्वेश्चन आए हैं इसमें से कई बार. So on the 7th day, the servants left their house because they were not able to digest this action. The next is on the 7th day, when the servants leave the house, at that time, a soldier comes there to fetch Dr. Sadao as the general was in pain. And उसकी जो wife होती है, she is so scared. She thinks that the man had come to arrest her husband. So this shows Hana's desperation. अब आता है हाना का जो है कैरेक्टर, कि भाई डॉक्टर तो डॉक्टर था, उसकी ड्यूटी थी, लेकिन हाना ने उसको सपोर्ट क्यों किया था? बिकॉज हाना वॉज अ ड्यूटीफुल वाइफ. हाना एक ड्यूटीफुल वाइफ थी. उसने अपने हस्बैंड के हर एक एक्शन को सपोर्ट किया था. दैट इज where she supported, though she was not that much completely agreeing, but फिर भी उसने support किया था. So that is the chapter, the enemy. इसमें आपका ethics, dilemma, humanity, patriotism, betrayal, duty, narrow prejudice, JUDICES, ये सारे आपके वर्ड्स हो सकते हैं. मतलब कई बार हम लोगों को जो है अपनी छोटी सी सोच से आगे चलना पड़ता है. समटाइम्स वी नीड टू.
Sometimes we cannot think on one perspective, that is, we are Japanese, we are Indians, because a doctor cannot think on that ground. हमारे जो एक डॉक्टर होता है ना, वो डॉक्टर जो होता है वो होता है ह्यूमैनिटी अक्रॉस बाउंड्री, मतलब उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है दुनिया में, उसका एक ही धर्म होता है, द रिलीजन इज टू ट्रीट हिज पेशेंट। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज व्हाट आई पुट इट। ठीक है, इसमें हाना जो है, शी इज राइटिंग अ डायरी एंट्री और अ 2 मार्कर क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। The next chapter is on the face of it. That is, on the face of it deals with positive thinking. पेपर के अंदर you may expect a word called optimistic, optimism. यानी लाइफ को पॉजिटिव साइड में देखना, अंडर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना, अपने आप को अंडरमाइन करना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, सोशल रिजेक्शन। और आज की डेट पर क्लास 12, सोशल रिजेक्शन इज वन ऑफ द की वर्ड फॉर एवरीथिंग। आज हम जितनी भी चीजें करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी डू, इट इज बिकॉज वी डोंट वांट सोशली, वी मस्ट रिजेक्ट इट। हमें कोई रिजेक्ट करे वो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम उनके जैसा रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम सोशल रिजेक्शन पसंद नहीं करते हैं। सो दिस इज वेयर द चैप्टर स्टैंड्स। ऑन द फेस ऑफ इट मतलब ओवरऑल। इसमें आपके 2 कैरेक्टर्स हैं। दिस इज अ कॉन्वर्जेशन, कॉन्वर्जेशन मतलब 2 जनों के बीच की बातचीत। अ स्मॉल टीनेज बॉय who has a burnt face and is facing rejection, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, he is not able to tolerate since he is a teenager. And there is one more, a matured man, Mr. Lamb, जो कि उनके भी पैर जो है वो टूट चुके हैं। He has a tinned leg, yet he is living his life in with a positive way, helping others, not taking the things personally. और वो जो है encourage करते हैं डेरी को that he should accept the reality. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डेरी और मिस्टर लैम्ब में जमीन आसमान का फर्क है। मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, डेरी इज अ स्मॉल टीनेजर। सो देर इज अ वर्ड दैट देर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन देम। सो इज इट पॉसिबल? पेपर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यस, हेयर द फ्रेंडशिप इज नॉट अबाउट द एज रिलेटेड। एक होता है आप अपने आप से दोस्ती करते हो, अपने अपने बराबर के लोगों से दोस्ती करते हो, अपने बराबर के एज के लोगों से करते हो। यहां पर दिस इज अ मेंटल थॉट, जहां यू आर सपोर्टिव टू समबडी, आप किसी के लिए सपोर्टिव हो। डेरी हु हैज एंटर्ड इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन finds that he was being watched by Mr. Lamb. डेरी जो कि एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़का है, बिकॉज ही हैज बीन रिसीविंग द सोशल रिजेक्शन इवन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, एंड ही थिंक्स द एंटायर वर्ल्ड इज हिज एनिमी। ही हैज एन indifferent behavior towards others. Mr. Lamb takes out that doubt. वो उसके उस प्रॉब्लम को बार बार बात नहीं करते हैं। He tries to encourage him by telling the story, by telling, engaging himself in the work, जो चेंज करता है डेरी के माइंडसेट को। Unfortunately, when Derry's mindset is completely changed and he comes back, he finds Mr. Lamb dead because he had fallen down from the ladder. So this is where the theme comes. Right? तो आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक्सेप्टेंस, इसमें एक क्वेश्चन था जो आपके बुक में है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 और 6।
कि most of the time the people who are disabled, they are not accepted by the society. Disability को हम एक बीमारी समझते हैं. Disability is not a disease, it is not a communicable disease. It is somebody's constraint, किसी की मजबूरी है. कोई जानबूझकर डिसेबल नहीं होता है. बट वी सोसाइटी, वी एज अ सोसाइटी नेवर एक्सेप्ट देम. हमें लगता है कि अंधे हैं तो उन्हें अंधों के साथ रहना चाहिए, बहरे हैं तो बहरों के साथ रहना चाहिए. Then this is all about optimism, looking when you find life. When you find life. स्टीरियोटाइप इसी को कहते हैं जब हम सोचते हैं ऐसा ही हमें होना चाहिए. मतलब अंधों को अंधों के साथ. स्टीरियोटाइप, व्हाट इज स्टीरियोटाइप? व्हेन यू हैव ऑलरेडी मेड अ माइंडसेट, भाई ये ऐसा है तो इसको ऐसा ही होना चाहिए, हम ये बना लेते हैं. लाइक एक जनरल बात बता रही हूँ, विमेन आर डिस्टाइंड टू वर्क इन द हाउस होल्ड. ये हमने स्टीरियोटाइप कर रखा है कि घर में खाना तो औरत ही बनाएगी, क्यों भाई कोई और क्यों नहीं बना सकता है. तो दैट इज स्टीरियोटाइप. मैं ये एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ. This is how we have the narrow thinking. We don't want to accept them as a part of our lives. So what we need, इसमें क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, what we need, and the same question, the empathy, we need to accept them. We should not discuss about the disability 100 times. हमें किसी के साथ में 10 बार ओ माय गॉड, हमें उनके साथ सिंपैथी नहीं करना, हमें उनसे नॉर्मल बिहेवियर करना. दे आर नॉट इनसेन, वो पागल नहीं है. They don't carry any communicable disease कि हमें लग जाएगा. The only thing is there has been some accident or destiny कि वो ऐसा हो गए. तो what will happen? If we accept them, if we are talking to them, if we are accepting them in the same manner as others, that would help them to live life in a positive way. दूसरा जो इसमें है, पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्टिमिज्म. मतलब अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, डेफिनेटली पीपल आर नॉट गोइंग टू बी गुड विद यू. जो अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, नो बडी विल बी गुड विद यू. नो वन, नो वन. बट one single failure doesn't mean that you have failed in your life. One single disability doesn't mean you don't have ability. हर एक इंसान स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं होता ना. डिसेबिलिटी हम किसको कहते हैं? हमारे हाथ नहीं है, हमारे पैर नहीं है, हमारी आंखें नहीं है. लेकिन मैं कहती हूँ डिसेबिलिटी वो भी तो है. आई एम एबल टू टीच वेरी वेल बट आई एम नॉट एबल टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन. मुझे स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद है, सो आई एम डिसेबल्ड. मैं नहीं मार सकती हूँ फुटबॉल, ना मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ, ना मैं कुछ और कर सकती हूँ. यस, आई हैव गुड इंटरेस्ट इन बैडमिंटन एंड ऑल, बट आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन. तो आई एम, दैट मीन्स मैं डिसेबल्ड हूँ. ओके, मेरा उस उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, बट आई एम एक्सेप्टेबल. और वही एक डिसेबिलिटी होती है. तो ये अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, like the question is that we need to have empathetic behavior, we need to have a compassionate behavior, we need to accept them. नॉर्मली क्या होता है, हम उनको आइसोलेट कर देते हैं, हमें लगता है कि ये लोग हमारे जैसे नहीं. तो दैट इज वेयर वी आर रॉन्ग. दे आर एज इक्वल एज व्हाट वी आर. अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है, एंड इफ वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, दैट मीन्स वी आर मेंटली डिसेबल्ड. तो दैट इज अ चैप्टर्स मेन थीम. और इस चैप्टर से मेन थीम ही आता है, चाहे वो डेरिक को रिलेट करके आएगा या डॉग मिस्टर लैम को रिलेट करके आएगा. The last chapter is Memories of Childhood. Two autobiographical excerpt of Zitkala Sa and Bama. And Zitkala Sa और बामा उनके पेन नेम्स हैं. Zitkala Sa was her pen name, उसका ओरिजिनल नेम नहीं था. She had taken this to write her descriptions, essay, novels and all. There is
यहां पर जो है वी हैव टू डिफरेंट पीपल, two different people living in two different borders. One Native America, one India. Common thing क्या है? The common thing is oppression. The common thing is loss of identity. The common thing is how both of them stood against these ordeals. इन मुश्किलों के आगे उन दोनों ने कैसे अपने आप को प्रूव किया था. जित्कला सा का जो स्टोरी है, दैट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी दैट इन द बोर्डिंग स्कूल वेयर शी इज एडमिटेड, शी हैज बीन टोल्ड बाय हर मदर दैट देयर हेयर वाज देयर प्राइड, उसे कभी काटना नहीं चाहिए. लेकिन इन दैट स्कूल शी हैड एनकाउंटर्ड 2 or 3 थिंग्स जिसकी वजह से शी हैड द हेट्रेड. पहला, दे हैड अ ईटिंग बाय फॉर्मूला, which I think it's not nothing like that, but she was not familiar with that, तो उसके लिए वो बड़ा ही अजीब लगा. Secondly, she was told that her hair would be cut, and when she resisted, उसके जो बाल थे that were forcibly cut, और उसकी वजह से she had developed a phobia, a hatred inside her. उसको लगा that the long hair was not the cutting of hair, but it was all the cutting of her soul. क्योंकि वो, उसे ऐसा लगा उसकी आइडेंटिटी को खत्म किया है. इट इज नॉट अबाउट द हेयर, हेयर इज वी कैन ग्रो इट अगेन, लेकिन दैट वाज फोर्सिबली. आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि आप अपने आप को चेंज करो. दैट वाज देयर कल्चर. वो उसके पेरेंट्स, उसकी मदर ने उसको वो चीज इम्पार्ट की थी. तो कोई किसी को उनके कल्चर को फोर्सिबली चेंज करने के लिए बोलना इज ऑपरेशन. द सेकेंड स्टोरी इज ऑल अबाउट अ वेरी फैमिलियर इंडियन, हम लोगों ने जो मुकेश वाले चैप्टर में भी किया था, द स्टिग्मा ऑफ कास्टिज्म. हमने मुकेश वाले चैप्टर में भी किया था द स्टिग्मा ऑफ कास्टिज्म, और ये भी उसी से रिलेटेड है. दिस इज ऑल अबाउट अ यंग 8-year-old गर्ल जो कि बहुत मस्त है, अपने स्कूल जाती है, मजे करती है. शी टेक्स half an hour for a 10 minutes distance, enjoys each and everything that comes in her way, whether it is the making of a coffee or a prasad or something else entertaining things. And one day in this journey, she notices a man from their own caste who was holding something, जो कुछ होल्ड कर रहा था इन अ वेरी फनी मैनर. तो व्हेन वो उसको देखती है तो उसको लगता है दैट इज समथिंग अम्यूजिंग, बट हर ब्रदर टेल्स हर दैट इट वाज नॉट समथिंग अम्यूजिंग, बट दैट इज द ऑपरेशन ऑफ देयर कास्ट. Then he also shares that how he also experienced this. One day he was also asked about his whereabouts. यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उसके घर का पता क्यों पूछा गया. Why the street was asked? Because in many of the states the streets are demarcated on the basis of the caste. ये इसका आंसर है क्लास 12. और उसका जो ब्रदर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय हर ब्रदर, व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय अन्नन. ही टोल्ड दैट एजुकेशन इज द की. once you are educated you can break the caste barriers, you can achieve equality, because जो educated है, जिसके पास पावर है, उसके लिए उसके पीछे हर एक इंसान आएगा. then nobody bothers about your caste. Bama, like a sincere girl, took up that advice and she succeeded in her life. दोनों में यही सिमिलैरिटी है कि both of them had faced oppression at a very young age. Both of them came to know about the oppression in a very young age. Both of them took
education as a tool to fight the social injustice. So this is the chapter memories of childhood. इसमें एक क्वेश्चन और आता है और वो ये है कि जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, द थीम, why it is memories of childhood, why it has been named in that way, because जो मेमोरीज होती हैं जो हमारे बचपन में हमारे अंदर आ जाती है, एनी मॉरल वैल्यू, व्हाई डू वी इम्बाइब द मॉरल वैल्यू इन यंग स्टूडेंट्स? हम आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं बचपन में बच्चों को जो है हमने मॉरल वैल्यूज नहीं दिए. Yes, it is very true. If the parents, teachers, educationists do not imbibe the moral values till 13, 14 age, then you cannot expect a child to be morally perfect. Anything, whether it is moral, immoral, whether it is logic or illogic, whatever you imbibe in a child in the childhood, that is what it carries in their future. So when a child encounters, please इसको याद रखना, बहुत important है. When a child encounters any kind of oppression in his or her childhood, that is carried forever. So जो childhood की memories होती हैं वो हमें haunt करती हैं. That is why it is memories of childhood. उसके जो ब्रदर हैं, अण्णन के जो ब्रदर हैं, उन्होंने उसको ये सलाह दी थी that if she takes education as her tool, अगर वो एजुकेशन को अपना टूल बनाती है तो then everyone will respect her. She can fight the injustice that she was facing. क्योंकि आप एजुकेटेड हो, नेचुरल है कि आपका मतलब कि जो ऑफिसर है वो किसी भी कास्ट का बिलोंग करेगा, आप उसकी तब भी रेस्पेक्ट करोगे. आपका प्राइम मिनिस्टर, आपके डीएम्स, वो कोई भी कास्ट का बिलोंग करेगा, आप उसकी रेस्पेक्ट करोगे. आपके टीचर्स, आपके डॉक्टर्स, वी डोंट सी द कास्ट व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड. एंड दैट ऑल्सो टेक्स अवे दैट नैरो थिंकिंग. जो हमारे अंदर वो जो नैरो थिंकिंग है ना, ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, वो भी आपका खत्म हो जाए. राइट? सो दिस इज द एंटायर रिविजन ऑफ योर book Vistas. I have already shared the PDF. You can look into the keywords and themes for the same. In the writing skills, already I have shared the complete video on this ताकि आप लोग आराम से देखो. You have two things, but I want to tell all the important points. Short में आपके पास है notices. You will be having an internal choice. Then you will be having invitation and replies. इसमें आपके invitation और replies या दो invitation के बीच में choice आ सकता है. In the long, you have letter, you have article, and you have reports. And in the article and reports, you may be having the choice. अब बच्चे चाहे वो आपका शॉर्ट कंपोजिशन हो या आपका लॉन्ग, कुछ भी होगा, you are going to be assessed on the parameter of format, content and expression. और किसी भी राइटिंग स्किल्स में पूरे मार्क्स लाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस. यू कैन इजीली गेट इट. तो आपको ध्यान रखना है, नोटिस है या इनविटेशंस है तो बॉक्स आपका बन रहा है विथ प्रॉपर पेन एंड स्केल. ये वाला नहीं बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए विथ प्रॉपर पेन एंड स्केल. देन टाइटल, नोटिस है तो आपका जो है सबसे पहले तो आपका स्कूल का नाम आता है या फिर जहां से भी जिसने भी इश्यू किया है अथॉरिटी का नाम आता है. देन द वर्ड नोटिस, फिर इन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर इट इज द डेट. डेट शुड बी रिटन विद द फॉर्मेट 11. कल क्या है डेट आपकी? 11. तो 11 मार्च
2025। प्लीज इसके अलावा और कोई फॉर्मेट मत करना। अभी आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट पे चलो, ठीक रहेगा, क्योंकि कल एक ही दिन आपको लिखना है। देन उसके बाद डोंट फॉरगेट टाइटल। 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइटल, जो भी आपका नोटिस है। उसके बाद टू हुम यू आर गोइंग टू इन्फॉर्म, यानी कि द स्टूडेंट्स, द रेसिडेंट्स जिसको कर रहे हो, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट। व्हेन, अगर कोई इवेंट है तो व्हेन, वेयर, एंड देन व्हाट यू वांट द पीपल टू डू। Is it a just an information or you want people to participate? Is there any charges? वो सब कुछ. Then the name of the person who is and his or her designation. Please follow this. In the invitation, फॉर्मल है आपका, तो फॉर्मल में आपके पास एक आएगा, द वन विच इज फ्रॉम द फॉर द स्कूल्स, आपके स्कूल फंक्शंस के। दूसरे जो घर के फंक्शंस हैं, और तीसरा आपका जो कि आप किसी चीफ गेस्ट को देते हो। तीनों को हम फॉर्मल के अंदर ही लाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला क्वेश्चन आता है जानबूझकर। तो अगर लिखा है राइट एन इनविटेशन टू मिसेस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं जनरल आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, टू प्रिंसिपल, सिर्फ एक इंसान को लिखना, लेकिन वो मतलब कि प्रिंसिपल है, वो कोई बहुत बड़ा डिग्निटरी है, तो आपका जो है सेंडर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, और उसके बाद आप उनको जो लिख रहे हो एज अ लेटर, आप जो लिख रहे हो वो लिखो, ये याद रखना। फॉर द होम, द नेम ऑफ पेरेंट्स, अगर शादी है तो होम सेरेमनी है तो हस्बैंड एंड वाइफ का नाम। देन वी यूज अ वर्ड सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस। दिस इज अ ब्यूटिफुल लाइन, बहुत अच्छा लगता है ये लिखते हुए। सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, ग्रेशियस की जगह आप डिवाइन भी लिख सकते हो, डिवाइन प्रेजेंस। फिर क्या है फंक्शन का नाम, कब, कहाँ, कैसे। इन दिस यू राइट द वर्ड RSVP एंड विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। वेयर जो स्कूल फंक्शन है उसमें मैनेजमेंट, स्टाफ, स्टूडेंट्स बुलाते हैं, किस स्कूल के हैं वो। देन व्हाट इज द इवेंट, उसमें हम लोग लिखते हैं फील ग्लैड टू इनवाइट यू ऑल, या फिर फील प्रिविलेज टू इनवाइट यू ऑल। अगर आपको प्रिविलेज की स्पेलिंग में कहीं पर भी इफ यू फील यू आर स्टक, तो ग्लैड लिख देना। देन क्या फंक्शन है, द सेम, इसमें हम नेम ऑफ द पर्सन हु इज इनवाइटिंग और नोट लिखते हैं, ब्रिंग दिस कार्ड एडमिट्स टू, ऐसा लिखते हैं। ये जरूरी है, ये सब कुछ इसका फॉर्मेट में आ जाता है, राइट। नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन, दैट इज आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नोटिस इनविटेशन रिप्लाईज। अगर बाय चांस कोई कटिंग हो जाती है तो ये कटिंग होगी, आपका जो है ऐसे 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 वाले कटिंग नहीं होगी। दिस यू रिमेंबर, नहीं तो आपके प्रेजेंटेशन में मार्क्स कट जाएंगे, एक्सप्रेशन में मार्क्स कट जाएंगे, राइट। इन द इनफॉर्मल इट इज जस्ट अ लेटर टाइप, बट शॉर्ट, बड़ा नहीं होगा। सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर जिसको लिख रहे हो, व्हाट इज मतलब किसके लिए, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू जॉइन अस इन द फैमिली लंच ऑन, किस दिन, कहाँ, बस। तो इनफॉर्मल सिंपल। रिप्लाईज, या तो आप जाओगे या फिर आप नहीं जाओगे। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो यू हैव टू गिव द कंप्लीट दैट आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड टू रिसीव द इनविटेशन फॉर द मैरिज ऑफ, किसकी मैरिज है, कब है, कहाँ है, एंड आई वुड मतलब कि आई एक्सेप्ट द सेम एंड वुड बी देयर ऑन स्केड्यूल्ड टाइम। लेकिन अगर डिनायल है, मार्क्स अगर चाहिए क्लास 12 और डिनायल आ गया है आपके पेपर में, तो डिनायल में रीजन भी लिखना है और आपको विशेस भी देने हैं, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इफ यू वांट 4 on 4, देन रीजन भी लिखना है कि क्यों नहीं आ रहे हो, और विशेस भी एक्सटेंड करनी, राइट। इफ इट इज अ फॉर्मल, तो फॉर्मल में वो कहते हैं ना हम,
तो यू विल नॉट बी यूजिंग द वर्ड आई, उसकी जगह आप अपना नाम यूज करो. नाउ इन लेटर्स यू हैव एप्लीकेशन कम बायोडेटा. एप्लीकेशन एक पार्ट है, बायोडेटा एक पार्ट है. इन माई वीडियो आई हैव क्लियरली told all the errors that normally you do. आप उस वीडियो को जरूर वॉच करना प्लीज. लास्ट टाइम इट इज अ रिक्वेस्ट. उस वीडियो को जरूर वॉच करना. उसमें मैंने प्रॉपर आपको लिखकर बताया है कि आप लोग कौन से एरर्स करते हो. एप्लीकेशन इज वन पार्ट. सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स designation, name of the company, address, subject, then respected sir, then the matter, thanking you, yours faithfully, then what you are going to, उसके साथ में आप क्या enclose करो. Then biodata, name, father's name, contact, date of birth, gender, nationality, education qualifications. If there is any current आपसे experience पूछा वो, salary drawn, salary expected, references, hobbies, languages. In the editorial letter, the format is same, sender's address, date, with the editor. National Daily is not the name of any newspaper. National Daily मतलब Times of India या हिंदुस्तान टाइम्स. 10 बार 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 बोल लेना, मैनिफेस्ट कर लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम ऐसे करके. Then the name of the address, subject, very simple subject. Then through the columns of your newspaper, I wish to express my views. एक लाइन में उसको describe. Second is the description. Third is the conclusion. Conclusion में हमेशा एक लाइन में आपको कुछ ना कुछ suggestion देना है. Then thanking you, yours faithfully या yours sincerely. In the letter writing, 99.9% the sender's address is given, the name of the person who is writing is given, सब कुछ दिया होता है. अभी तक तो बोर्ड में ऐसा कभी नहीं आया है कि नाम ना दिया हो. 1% if the name is not given or if the address is not given, then write anything like 123 ABC कॉलोनी, कोई भी एक ऐसा एड्रेस आप बना सकते हो and you can write. And for the name also you can take any fictitious name. One thing I would like to मतलब कि remind you, never write your own name, never give your phone numbers anywhere in the paper. Then article writing, फॉर्मेट, कंटेंट एक्सप्रेशन. आर्टिकल में पहले सबसे पहले आपका जो है टाइटल जाएगा, फिर बाय जाएगा. न्यूज़पेपर अगर लिखा हुआ है फॉर द स्कूल न्यूज़लेटर तो नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर आप ऊपर ही लिख दो क्योंकि कई बार बच्चे नीचे लिखना नाम भूल जाते हैं. और अगर आप बाय लाइन नहीं लिखोगे तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे. और बोर्ड्स में कभी आधे मार्क्स नहीं होते हैं, आपके टोटल आते आते वो फिर फुल आपका जो है एब्सोल्यूट वैल्यू में जाता है. Then the same thing, intro, good introduction. Again, I am telling you, please watch the video. उसमें मैंने बताया है कि what can be the good introduction, good quotation. Please do not start with the word nowadays. आजकल के बच्चे, आप भी आजकल के बच्चों में ही आते हो. So write with a good quotation, an example. नहीं स्टार्ट कर सकते हो तो आप सिर्फ उसी जो आपका टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा. फिर उसके डूज, मतलब कि डोंट्स या कॉजेस, इफेक्ट, मेरिट, डीमेरिट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक लिखो, डेटा, एग्जांपल्स वगैरह. देन थर्ड में कंक्लूड करो विद अ सजेशन. मस्ट है. रिपोर्ट राइटिंग इफ यू आर डूइंग, सबसे पहले आपका जो है रिपोर्ट, उसका एक अच्छा टाइटल. देन इफ इट इज अ स्कूल न्यूज लेटर देन आपका ऐसे ही सीधा बाय आ जाएगा. लेकिन इफ इट इज अ न्यूज़पेपर तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आपका जो है बाय. अगर नेम दिया है ध्वनि स्टाफ करस्पॉन्डेंट तो पूरा लिखना है ध्वनि स्टाफ करस्पॉन्डेंट टाइम्स ऑफ इंडिया. लेकिन अगर लिखा हुआ है यू आर स्टाफ करस्पॉन्डेंट, नाम नहीं दिया तो स्टाफ करस्पॉन्डेंट लिखोगे. देन द डेट,
एक दिन पहले का यानी कि आज की डेट डालोगे एंड प्लेस। प्लेस को क्वेश्चन में जरूर पढ़ लेना। कभी होता है ये एक्सीडेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ था तो आपको प्लेस जम्मू कश्मीर डालना पड़ेगा। जयपुर तो आपको जयपुर डालना पड़ेगा। ये जरूर याद रखना। रिमेंबर दिस। प्लीज रीड द क्वेश्चन बिफोर यू राइट द प्लेस। जरूरी नहीं है कि यू आर लिविंग इन दिल्ली तो आपको न्यू दिल्ली ही डालना है। यू कैन मतलब कि द क्वेश्चन इफ इट इज दैट कि ये जो इवेंट है वो जयपुर में हुआ था, वो लखनऊ में हुआ था, वो बेंगलुरु में हुआ था, तो आपको वहीं का डालना है प्लीज। Then you can start what happened, when it happened, where it happened, how it happened, and who. Right? So this is how you are going to be. These are the parameters and you have to. Now, एक छोटी सी चीज है, वो है रीडिंग स्किल्स। इन द रीडिंग स्किल्स, definitely, this is the one which I can say may be a tricky portion since sometimes the reading skill is too lengthy. So I have already told you how to attempt the question. कई बार मैंने आप लोगों को बोला है रीडिंग स्किल के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो, इवन एट द एमबीए लेवल ऑल्सो हमारा यही होता है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन, देन पहले रीड करो, देन रीड द क्वेश्चंस, देन अगेन रीड करो। जो पहली बार आप रीड करते हो वो साइलेंट रीडिंग है, यानी कि जस्ट गो थ्रू। सेकेंड क्वेश्चन को रीड करो, थर्ड टाइम थोड़ा डिटेल्ड रीड करो, यू विल फाइंड द आंसर्स। व्हेन यू डोंट फाइंड द आंसर्स फॉर क्वेश्चंस लाइक सिनोनिम्स, उसके आगे और पीछे के जो लाइन है उसको पढ़ो, आपको टू द एक्सटेंट समझ आएगा कि वो पॉजिटिव बता रहा है, नेगेटिव वर्ड बता रहा है। यू कैन फाइंड आउट दोस वर्ड्स ऑल्सो इफ यू फील दैट देयर इज सम असर्शन एंड रीजन। अगर कहीं में आ जाता है तो मैंने हमेशा आपको बताया है, असर्शन होता है ऊपर जो लाइन लिखी है, और रीजन होता है वो जो लाइन है उसका ये रीजन है, बिकॉज आई वॉज लेट बिकॉज आई वेंट टू मार्केट। लेकिन अगर ऊपर लिखा है आई वेंट टू मार्केट आई वॉज लेट, तो वो रीजन नहीं होगा। दोनों बिल्कुल सही है बट दैट वुड नॉट बी रीजन। तो इससे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन पर थोड़ा ध्यान करिए, क्योंकि यही होते हैं जहां आप थोड़ी सी चूक करो एंड योर मार्क्स में बी कट। देन व्हेन देयर आर ऑप्शनल क्वेश्चंस, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द वेरी नियरेस्ट। समटाइम्स ऑल द ऑप्शन सीम्स टू बी वेरी नियरेस्ट, तो वही आपका एक व्हाट वी से ट्रिक है कि सबसे पहले उस लाइन को बात पढ़िए एंड देन ट्राई टू फाइंड। डोंट कम टू द कंक्लूजन अगर ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज ही रहेगा। समटाइम जो सेकेंड या थर्ड ऑप्शन होता है दैट मे बी नॉट, एंड देर आर सम क्वेश्चन जिसमें लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट। तो डज नॉट का मतलब हो जाता है नहीं कर रहा, तो ये वर्ड जो होते हैं ना उन पर ध्यान करिए। क्वेश्चंस को जरूर 2 बार रीड करिए। स्पेसिफिकली डायरेक्ट क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेते हैं, व्हेन इट कम्स टू द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, उसमें बच्चे हमेशा गलत करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को 2 बार पढ़कर ही करेंगे। नेक्स्ट इज दैट इफ यू आर डूइंग अ क्वेश्चन पेपर, तो आपके पास 3 सेक्शंस हैं, यू हैव रीडिंग, यू हैव राइटिंग एंड यू हैव what we call as literature. Personally, I always tell each and every person to start with section B, because section B हमारा जो है 45 मिनट्स में पूरा हो सकता है आराम से, बहुत आराम से। हमारा नोटिस 3 से 4 मिनट, बहुत कम मतलब बहुत धीरे से बनाने वाले का भी 5 मिनट, देन इनविटेशन एंड रिप्लाईज 5 मिनट, देन लेटर हमारा 10 मिनट्स, आर्टिकल या रिपोर्ट हमारा 10 मिनट्स। तो इवन अगर मैं इसको थोड़ा और एलॉबरेट भी करूँ ना तो भी 45 मिनट में ही पूरा हो जाता है। लिटरेचर सेक्शन हमारा कहीं ना कहीं हम सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे जो आरटीसीज है उनसे फेमिलियर है, हमने पढ़ा तो है ना,
हमें उसका आंसर पता है या नहीं, लेकिन पढ़ा तो है। तो 1 hour 15 minutes आई एलोकेट फॉर लिटरेचर सेक्शन। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप ये कर लो, उसके बाद ये कर लो। कीप द वॉच इन फ्रंट ऑफ यू। अपने सामने घड़ी को सामने रखिए एंड लुक इट। तो 2 hours आपके चले गए, आप रीडिंग में पूरा 1 घंटा दे सकते हो। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम बच गया आपके लिए तो बल्ले बल्ले। मतलब मान लो आपने राइटिंग 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया, लिटरेचर आपका 1:15 में भी हुआ, तो 15 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा और हो गए। तो यू आर एबल टू डू एवरीथिंग। देन प्लीज, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आफ्टर एवरी सेक्शन प्लीज पुट अ लाइन। अगर हर क्वेश्चन के बाद नहीं कर सकते हो तो प्लीज पुट अ लाइन आफ्टर एवरी सेक्शन। बड़ा बड़ा सेक्शन का नाम लिखना है, रीडिंग सेक्शन ए। आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। एट नो कॉस्ट दिस शुड बी लेफ्ट। एट नो कॉस्ट दिस शुड बी लेफ्ट। देन आपने क्वेश्चंस लिखे हैं। अब रीडिंग स्किल में आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें ऑप्शन होंगे। ऑप्शन आंसर, ऑप्शन आंसर मस्ट क्लास 12। देन आपने राइटिंग सेक्शन लिखा, लेटर को हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना, हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना, सेंडर्स एड्रेस डेट ऐसे करके, नॉट फ्रॉम दैट। आपको वो जो शीट है ना, वो आपको घर नहीं मिलने वाली है कि बेटा ले जाओ अगले साल जो है कॉलेज में इसी में नीचे लिख लेना। नहीं मिलने वाली है आपको। वो चले गए सीबीएसई के पास। तो प्लीज यूज प्रॉपरली द, क्योंकि मैंने तो जब तक पूरा दिया था ना, कभी कोई बच्चा डायरी के पेज में दे रहा है, कभी कोई ऐसे पीछे आंसर्स दे रहा है। तो प्लीज यूज इट, मार्क करिए। एंड जब ऑप्शंस लिख रहे हो ना, तो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आंसर्स लिखिए ताकि देखने में सुंदर लगे। जिनकी राइटिंग थोड़ी छोटी है, थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए। राइट। इन द लिटरेचर अगेन, इफ यू आर स्टार्टिंग, आपके पास सबसे पहला होगा आरटीसी। आपके पास दो आरटीसी होंगे, वन और वन या बी। तो आप अगर बी कर रहे हो तो बी लिखो और उसके बाद स्टार्ट करो। एंड प्लीज पुट द आंसर्स राइट। अगर क्वेश्चन में ए बी सी दिया तो ए बी सी जाएगा, ऐसा 1 2 3 दिया तो 1 2 3 जाएगा। देन इन द 2 marker क्वेश्चन एनी 5 प्लीज मार्क करना। देन उसके बाद एक लाइन खींच दोगे। देन आपके पास विस्तार से 2 क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन करो लिखो। देन उसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग वाले। ए कर रहे हो तो ए लिखो, बी कर रहे हो तो बी लिखो। एंड आफ्टर ईच ऑफ देम प्लीज पुट अ प्रॉपर लाइन विद द। और लाइन के लिए आप साइड बाय साइड मत करो, पहले सारा पेपर करने के बाद आप कर सकते हो। एंड इफ यू हैव नोटिस, आई हैड गिवन यू द PYQs। मैंने जो PYQs आपके साथ शेयर किए थे उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन थे। तो इफ पॉसिबल एट द एंड अंडरलाइन द मेन वर्ड्स। बहुत फायदा होता है ऐसे प्रेजेंटेशन से। आप अपने लिए 90+ की जगह बना रहे हो। यू आर मेकिंग स्पेस फॉर योर सेल्फ फॉर 90+, इफ यू फॉलो दीज रूल्स। ये आप अपने लिए बनाओगे, ना तो कल मैं हूं, ना आपके पास पेपर वापस आएगा, अनलेस और अनटिल यू आर गेटिंग इट बैक ड्यू टू समथिंग एल्स। तो प्लीज मेक इट श्योर कि आप इन सब चीजों को प्रॉपरली लिख रहे हो। नाउ कम्स टू द क्वेश्चंस इन द लिटरेचर। एक क्वेश्चन होता है कि भाई हम इसको कौन से टेंस में लिखें। सी बेटा, इफ द आंसर, इफ द क्वेश्चन इज व्हाट मेड हाना टू सपोर्ट हर वाइफ हस्बैंड। व्हाट मेड, यानी कि द क्वेश्चन इज रिटन इन द पास्ट टेंस, तो यू शुड ट्राई टू फ्रेम द आंसर इन द पास्ट टेंस ओनली। दैट इज व्हाट वी कॉल एज नरेटिव टेक्निक। आप कैसे अपने जो राइटिंग स्किल्स है, यानी कि राइटिंग स्किल्स का मतलब ये वाला राइटिंग स्किल नहीं, आप अपने जवाब को, आप अपने लिखने को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो प्लीज यूज दिस। अगर इट इज रिटन व्हाट मेड हाना,
Why was the Tiger King desperate? The Tiger King was desperate because he was not able to find the 100 tiger. तो आपका पास्ट में जाता है. लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली यू आर स्टार्टिंग योर आंसर्स इन अ प्रेजेंट टेंस, तो प्लीज उसी टेंस को मेंटेन करिए. टेंस में गड़बड़ मत करिए, ऊपर पास नीचे प्रेजेंट मत करना. And if you are following all these techniques, then believe me, 90 plus is not far from your mark sheet. सबके ही पेपर के अंदर, सबके ही सॉरी मार्कशीट के अंदर 90 प्लस होंगे. 70 मतलब आउट ऑफ 80 यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग 72 प्लस. द ओनली थिंग इज यू हैव टू, इंग्लिश के अंदर हमारा सिर्फ ये होता है, हम फॉर्मेट्स को, द वे वी आर प्रेजेंटिंग, द यूज ऑफ द राइट टेंसेस, इनको अगर हम लोग करते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. बाकी रह गया है क्वेश्चंस को कैसे इन्फर करें. इन्फर मतलब समझना. तो इन्फर का मतलब कुछ नहीं है, कीवर्ड्स को देखिए. नाउ व्हाट आर द कीवर्ड्स, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है. जस्टिफाई मतलब टाइटल है लॉ स्प्रिंग का. जस्टिफाई मतलब उसका नाम लॉ स्प्रिंग क्यों है. लॉस का मतलब क्या, खो गया. स्प्रिंग मतलब क्या है, बहार. बचपन जो है दैट इज केयर फ्री टाइम. सो व्हेन द चाइल्डहुड इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. तो दैट इज आपका जस्टिफिकेशन. एलॉबरेट मतलब वो जो सेंटेंस दिया है उसको आपने एक्सप्लेन करना है अपने चैप्टर से रिलेट कर. जस्ट टेक अप दोज थिंग्स. और जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, those words are more important than what we have understood. So that is what we say keywords. If you follow all these techniques, go through the past year, थोड़ा बहुत देखते हो, understand the themes and the main ideas, nothing is impossible for you tomorrow. Right? So with this, the complete revision has been done for Vista's writing skills, reading skills, and also how to attempt the paper effectively and efficiently. When you are attempting your English exam, that is all, right use of your words, right use of the tenses, right use of the vocabulary means the correct spellings, grammar, punctuation. So English, it's not rocket science, but it is all about your presentation, that how you are going to present your paper, how you are understanding the question. और इंग्लिश के पेपर के लिए मैं हर बच्चे को एक चीज हमेशा बोलती हूँ, प्लीज रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली. आपके क्वेश्चन के अंदर आपके आंसर्स छुपे हुए होंगे. सो इफ यू आर नॉट रीड, आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपने वो समझा वो स्कूल में आया था ना, ये वही क्वेश्चन है, दैट वेयर यू विल बी रॉन्ग. क्वेश्चन को एक बार पढ़ो. अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स लाइक इन्फर. इन्फर मतलब आपको क्या समझ आया, दैट मीन्स द मैसेज, द थीम. एक्सप्लेन यानी कि वो जो लाइन दी है उसको आगे समझाना, एलॉबरेट करना. एनालाइज का मतलब आपको उसको तोड़कर समझना है कि वो चीज क्या कहने की कोशिश कर रही है. जस्टिफाई तो वर्ड्स को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स दीजिए. दैट इज इंग्लिश. प्रेजेंट इन द राइट मैनर. वर्ड्स पर ध्यान करिए कि आप बहुत टू लॉन्ग नहीं होना चाहिए, टू शॉर्ट नहीं होना चाहिए. दिस इज अ वेरी कॉमन एरर विच आई फाइंड इन मेनी ऑफ द पेपर्स, इवन व्हाइल आई वाज चेकिंग द बोर्ड पेपर्स आल्सो. मैंने तब भी ये क्वेश्चंस, ये आंसर मतलब ये प्रॉब्लम देखी है. एक लाइन होगा जो एक ही लाइन में आ गया आंसर, दूसरा आपका जो है वो पूरा पेज चल रहा है. दैट इज वेयर योर टेक्निक ऑफ राइटिंग द आंसर्स गेट्स रॉन्ग. तो जब आप आंसर्स को लिख रहे हो, अगर आपको लगता है आंसर इज टू नियर, मतलब क्वेश्चन का आंसर ये था कि हु वाज चार्ली, चार्ली वाज अ 31 ईयर ओल्ड मैन, तो थोड़ा सा उसका आगे का बताइए. अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया, हु वाज चार्ली, अब चार्ली वाज अ 31 ईयर ओल्ड मैन, बस इतना है तो आंसर इसका. लेकिन अब 2 मार्क्स में आप ये तो नहीं बोल सकते हो ना. तो यू हैव टू टेल दैट ही इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर, द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी. उसके अंदर उसने क्या एक्सपीरियंस किया था वो आपको बताना. सो
टेक दिस कि 40 to 50 वर्ड्स, मतलब आपके बोर्ड्स के पेपर में 4 to 5 लाइन्स का आंसर है, 4 तो है मिनिमम. एंड व्हेन इट इज कमिंग टू द लॉन्ग वन, सिमिलरली एटलीस्ट 10 लाइन्स का आपका आंसर है. इट शुड नॉट बी आपका 5 मार्कर वाला भी 10 मार्कर है और 2 मार्कर वाला भी है, तो 2 मार्कर में तो आपको 1.5 ही मिलेगा, उसमें नीचे मिलेगा, फिर आप कहोगे हमें तो मार्क्स नहीं मिले थे, तो इट विल बी ऑफ नो यूज. तो कन्फाइन टू द वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट क्या कहता है उस पर ध्यान करिए. एंड देन wherever you feel the answer is bit long, you can divide it into paragraphs. Writing any answer in paragraph is always your plus point. Example, आपका एक क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट है, ठीक है, 2 पार्ट है, उस क्वेश्चन में ही 2 है. हु और हाउ ऐसे क्वेश्चन है. मतलब कि जैंसी जो है, सॉरी सोफी जो है, शी डज नॉट अप्रूव ऑफ जैंसी. फिर सेकेंड पार्ट है शी अप्रूव्स ऑफ अ ब्रदर. अगर आप इसी आंसर को 2 अलग अलग पैरा में लिखते हो तो दैट मीन्स आपने उसको सिंथेसाइज, आपने उसको सिंथेसाइज कर दिया है 2 पार्ट में, और आपने दोनों पार्ट के आंसर्स लिखे हैं. इट इज ऑलवेज गुड. So it is all up to you how you are presenting it in the right manner. English paper is common for humanities, commerce, science, whether you are biology or you are engineering, सबके लिए. Whether you have applied maths or core maths, सबके लिए. So English paper is, उसको अगर मैं कहूं कि it has to be in that balanced way कि हर बच्चा उसे करे, वो भी जरूरी है. एट द सेम टाइम इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, बिकॉज टुमारो व्हेन यू आर बिकमिंग एन इंजीनियर और डॉक्टर और लॉयर, एनीथिंग, यू आर गोइंग टू यूज इट एज योर टूल. आप उसको अपने टूल की तरह यूज करोगे, तो इसीलिए आपके प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए. लाइक इन लॉन्ग क्वेश्चन यू कैन मतलब आप उसको पैराग्राफ में कर सकते हो, 2 पैरा में लिख सकते हो, अच्छे से सुंदर से दिखेगा कि आपने कुछ लिखा है. तो वर्ड, keeping the formats in your way. Tenses, I always prefer write the answers. My teacher always told the right answer in the past tense because everything has already been done. वो आर्टिकल राइटिंग में हमारा कोई फॉर्मेट नहीं होता कि वो प्रेजेंट में चल रहा है या पास में चल रहा है, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर. हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम एलॉबरेट, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज, इफेक्ट, इन सबको देखते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए करते हैं. But in report writing, it is always what happened, when it happened, where it happened, how it happened. If it is an event, we can say it concluded with national anthem, vote of thanks. But if it is an accident or something like mishap, तो हम लिख सकते हैं simple, an FIR has been lodged, a case has been registered. We can end it in that. So this is how we can use. हाँ, अगर आपके पेपर में कुछ, मतलब मैं बोल सकती हूँ, जैसे कई ऐसा होता है ना, कई बार एक्सीडेंट हुआ, उसमें ड्राइवर की गलती थी, आप लिख सकते हो द ड्राइवर वॉज एब्सकॉन्डिंग, ABSCONDING. It's very beautiful word. An investigation has been probed. An investigation has been probed. यानी कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए बता दिया गया है. You can use these kinds of words if you are मतलब कि familiar with that, comfortable with that. Using the right articles. जब आप एडिटर बोलते हो, द एडिटर, द प्रिंसिपल, द ऑथर. जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है व्हाई वॉज द ऑथर डिस्टर्ब आफ्टर सीइंग साहिब नॉट वियरिंग द शू, और आपका आंसर लिखा होता है ऑथर वॉज. नो, इट इज द ऑथर वॉज, द नरेटर वॉज. आप स्पेसिफाई कर रहे हो, उस चैप्टर को रिलेट कर रहे हो. Why did the narrator say promises like me are bleak in their bleak world? The narrator said this phrase because she had made a false promise to Sahib that she would be building a school, full stop.
When Sahib asked about the school, he had no answer. तो द लिखना है. इन्वेस्टिगेट, जब हमारे वर्ड्स आई से स्टार्ट होते हैं नॉर्मली वी आर यूजिंग एन, लेकिन जब आप ई से स्टार्ट करते हो उसमें देखा करो कि वेदर द साउंड इज गिविंग ए और य. इफ इट इज य तो हमारा अ या द आता है. तो राइट यूज ऑफ ऑल दीज इज व्हाट वी से इंग्लिश. और इसके लिए मेरा एक जो कहते हैं ना बीज मंत्र है, मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि प्लीज आफ्टर डूइंग द कंप्लीट पेपर इतना टाइम रखो 10 मिनट्स का कि आप रिवाइज कर लो. एंड ये छोटे छोटे जो मिस्टेक्स होते हैं लाइक पुटिंग द फुल स्टॉप या इन पर ध्यान. वंस यू डू इट एवरीथिंग इज इन योर प्लेट. द बॉल इज इन योर कोर्ट. एंड आई बिलीव, मैं अपने ऊपर सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ ना, गांधी जी ने जैसे बोला ना सेल्फ रिलायंस, आई एम सेल्फ रिलायंट दैट आई हैव एटलीस्ट, मैंने अपने पोर्शन में जहां तक आप लोगों ने मेरे साथ में रहे हो, बिसाइड्स योर स्कूल टीचर्स, उन्होंने अपने तरीके से बहुत अच्छे से करवाया होगा. मैं ऐसा नहीं कहूंगी. एवरी टीचर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, एंशियस, बट फ्रॉम माई साइड आई एम रिलायंट कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाया है. और मुझे इतना पता है कि इफ यू हैव वॉच द वीडियोज, इफ यू हैव फॉलोड द पैटर्न स्कूल में और मेरे साथ में, nothing is going to stop, right? So with this I'm giving my all blessings to all of you, my wishes that do the best, come with a smile, don't be nervous for anything in this world. कल का पेपर आपके ही अकॉर्डिंग होगा, दिस आई बेट. आप में से हर बच्चा यही बोलेगा. एंड आई शुड नॉट हियर दिस वर्ड कि मैम पेपर वॉज लेंथी. लेट मी टेल यू, नो पेपर इज लेंथी. हमारा लेंथ होता है जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्योंकि उसको हम अनसीन बोलते हैं, वो हमने देखा नहीं होता. एंड दैट इज व्हाई आई से कि स्टार्ट विद दोस एरियाज जो आपने पहले कर लिया होता है. आपको आरटीसी सारे आते होते हैं, मतलब आपने एक चैप्टर्स तो पढ़े हुए हैं, आपने सारे राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस किया हुआ, आपको पता है नोटिस किसको बोलते हैं, इनविटेशन किसको बोलते हैं, आर्टिकल किसको बोलते हैं, लेटर किसको बोलते हैं, रिपोर्ट किसको. तो दैट मीन्स आपने वो जो चीजें जल्दी करनी है तो फिर आपके पास रीडिंग के लिए टाइम बच जाता है. तो इट विल नॉट, यू विल नॉट फील इट इज लेंथी. अगर आप ऐसे चलते रहोगे, उसे पढ़ते रहोगे, फिर जब आप पहुंचोगे आपको कितना लेंथी था भाई. तो देर इज अ टेक्निक हाउ वी कैन अटेम्प्ट इट, एंड इन इंग्लिश वी कैन यूज इट इफेक्टिवली. Right? So all the best to each one of you, class 12.